Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss the S and P block elements. S and P block elements के हवाले से जो पर्टिकुलर निश हमने आज पढ़नी है उसमें हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ S and P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट द D ब्लॉक एलिमेंट्स वो किस तरह वेरी करती हैं अक्रॉस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। हम स्टैंडर्ड पहले डीमार्केशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या ताल्लुक है, और फिर हम एक एक करके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर, और आखिर में हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज की ग्रुप्स और पीरियड्स में वेरिएशन आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो क्यों है। आपके सामने मैंने एक जनरल स्केच विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड एडजस्टमेंट्स ड्रा किया है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसके अंदर मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि नीचे थे वो शो नहीं किए, क्योंकि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल की बेस देखें तो हमें पता लगता है कि पीरियोडिक टेबल, ये वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी बुनियाद है एटॉमिक नंबर। इसकी बुनियाद रखी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हवाले से ऐड किए जाते हैं। एटॉमिक नंबर जिसका कम है उसे पहले रखा जाता है और बाद वालों को आगे की तरफ रख दिया जाता है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें नजर आती हैं दो चीजें, एक को वर्टिकल रोज कहते हैं, उन्हें आप ग्रुप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सारी लाइन्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली, इन्हें आप ग्रुप्स कह देते हैं, और जो लेफ्ट से राइट चल रही हैं उन्हें आप नाम देते हैं कि वो पीरियड्स हैं। इस तरफ पीरियड्स चल रहे होते हैं और ऊपर से नीचे ग्रुप्स आ रहे होते हैं। ग्रुप्स के अंदर कुछ मशहूर ग्रुप्स और उनको मिलाकर जो ब्लॉक्स बनते हैं उनकी बात की जा सकती है। ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले जो ग्रुप है वो होता है 1A। 1A में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके बाद 2A आ जाता है। 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है। क्लियर हो गई जी बात। इस हिस्से को मैं थोड़ा सा फर्दर हाईलाइट कर लेता हूं। यहां से इस तरह ले आते हैं, इसे यहां से ले आते हैं ये हिस्सा, और दिस पार्ट शुड नॉट बी हियर, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आ गए दो ग्रुप्स 1A एंड 2A। 1A और 2A दोनों को मिला लिया जाए अगर, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप नाम दे देते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनको S ब्लॉक कहने के पीछे वजह यह है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में मौजूद है। पहले मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही कुछ बात कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ नुमाया खसूसियात मैं यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये दो टाइप के हैं। एक को आप कहते हैं अल्कली मेटल्स, एक को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, यहाँ पर जो मेटल्स हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स हों चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, उनके अंदर जो ना जो हाइड्रोजन है, जो पहला मेंबर है, वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो जो है अल्कली मेटल नहीं है। हालांकि वो 1A का मेंबर है, 1A का मेंबर है हाइड्रोजन, लेकिन आप उसे अल्कली मेटल में शामिल नहीं करते क्योंकि उसके अंदर जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नहीं पाई जाती। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो अल्कली मेटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए NS2 होती है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, अल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अल्कली मेटल्स जो हैं, अगर हम बात करें कुछ मेजर खसूसियात के हवाले से, तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस AR कह रहा हूं मैं। एटॉमिक रेडियस जो अल्कली मेटल्स का है, अल्कली मेटल्स का ग्रुप है 1A, उनका एटॉमिक रेडियस 2A वालों से ज्यादा होता है। अलबत्ता उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1A वालों की ये 2A वालों से कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
2a जो है उससे कम होती है। सही हो गई जी बात। तो ये दोनों ऑपोजिट ट्रेंड यहाँ पे पाए जाते हैं। साइज बड़ा होता है 1a वालों का, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2a वालों से कम होती है। ये बात भी आपने यहाँ पर याद रखनी है, इन दोनों के कंपैरिजन में आ सकती है। इनकी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस की एग्जांपल्स लाइक विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजेंस वो हमने पढ़नी है, लेकिन उसके लिए हमने अलहदा से नेक्स्ट टाइम डिस्कशन रखनी है। इस वक्त हम डीमार्केशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की तरफ हमने बात करनी है। अच्छा, ये तो हो गई जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के बाद एक एरिया आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, और उसमें काफी ज्यादा जो है ना वो ग्रुप्स पाए जाते हैं। टू बी एग्जैक्ट 8 बी ग्रुप्स पाए जाते हैं। असल में ये वाला जो एरिया है इस सब को आप कहते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी डिटेल फिलहाल मैं यहाँ पर नामों के साथ मेंशन नहीं कर रहा, और उसकी सिंपल वजह यह है कि ये हमने अलग से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिर भी कुछ बुनियादी बातें याद रख लें कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो NS और N-1D होती है, यानी कि उनके NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 3b से, उसके बाद 4b, 5b, 6b, 7b और 8b तक जाते हैं, और उसके बाद आखिर में इस एरिया में उनके पास 1b और 2b होते हैं। वो सब हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। इस वक्त इस चैप्टर में, इस यूनिट में इन प्रॉपर्टीज का फर्दर भी कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अच्छा, डीमार्केशन में हमने कहा कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें एस सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। तो ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ बना रहा हूँ, इनको आप कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डेफिनेटली इनका जो पी सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? यहाँ पे वी स्टार्ट विद 3b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a और आखिर में 8a। अच्छा, इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि 1a और 2a के स्पेसिफिक नाम है। यहाँ पर भी हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं जिनकी डिटेल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हैं जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके अंदर पी सबशेल इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। पी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया। इनके अंदर कुछ मशहूर ग्रुप्स हैं जिनके कोई खास नाम होते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी बड़ी एक डिफरेंट अंदाज से वेरी करती हैं काफी दफा। तो यहाँ पर कुछ मशहूर ग्रुप जो हैं उनका नाम है 7a ग्रुप है फॉर एग्जांपल, उन्हें आप नाम देते हैं हेलोजेंस का। 8a हैं, उन्हें आप नाम देते हैं नोबल गैसेस का। इसी तरीके से 6a हैं, उन्हें आप नाम देते हैं चैल्कोजेंस का, और 5a हैं, उन्हें आप नाम देते हैं नाइकोजेंस, PNICOGENS, नाइकोजेंस। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कुछ खास नाम हैं। थर्ड ग्रुप में है जी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। फोर्थ ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ ग्रुप में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सिक्स्थ ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सेवंथ ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एट्थ ग्रुप में है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहाँ पर नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये तो हो गई ग्रुप्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन। एस और पी ब्लॉक की जनरल बात भी हो गई। याद रखना है आपने कि जब आप डाउन दी ग्रुप आते हैं तो हर लोअर मेंबर के अंदर जो शेल्स की तादाद है वो ऊपर वाले एलिमेंट से डिफरेंट होती है। अब मैं अगर यहाँ पर एक टेबल ये पीरियड्स के नाम लिखूं तो आपको बात बेहतर क्लियर होगी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका पीरियड नंबर है 1, यानी कि उसमें एक शेल जो है वो पाया जा रहा है। यहाँ पर सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह हैं, इनके पास शेल कितने हैं? 2। यहाँ पर 3 शेल हैं, इधर 4 शेल हैं, 5 शेल हैं, 6 शेल हैं, 7 शेल हैं। जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर शोज शेल। पीरियड नंबर इज ए साइन ऑफ
शेल नंबर। पीरियड नंबर से शेल नंबर पता लग जाता है, जबकि जो ग्रुप नंबर होता है, ये वाला ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। तो यह है जी डीमार्केशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब इसी को माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, और उसको फिर हम रिलेट करेंगे आयोनिक रेडियस के साथ। तो हेडिंग बना लेते हैं जी एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, और साथ ही हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, जैसा कि आप जानते हैं कि एटम का जो साइज है उसे आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। एटॉमिक रेडियस आमतौर पर डिपेंड करता है, सबसे पहले मैं फैक्टर से ही बात शुरू कर रहा हूं। एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स ये हैं न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज है उस पर एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, और देखा यह गया है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा जनाब, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फिर एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। एक बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस पर ओनली पीरियड में असर डालता है, यानी कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है। एक और बात भी याद रहे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए भी शेल के जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता नहीं और कम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। यानी कि बताने का मकसद ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज इज ए फैक्टर that affects atomic radius but it does so only in period। ये आपने याद रख लेना है। एक और फैक्टर जो असरअंदाज होता है, बड़ा मेजर फैक्टर है, और वो है नंबर ऑफ शेल्स। किसी एटम के पास जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। इससे नतीजा ये निकला कि पहले एलिमेंट के पास एक शेल है, दूसरे एलिमेंट के पास दो शेल हैं, तीसरे एलिमेंट के पास तीन शेल हैं, चौथे एलिमेंट के पास चार शेल हैं, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। इस बात को अच्छी इंपॉर्टेंस आपने देनी है। इसके हिसाब से मैं एक ट्रेंड भी लिखूंगा अभी एटॉमिक रेडियस का। एक और फैक्टर जो है जो असर डालता है उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना जी, शील्डिंग इफेक्ट भी अगर बढ़ जाए तो भी एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस, ये जरा समझ लें, यहां पर हम मिसाल दे देते हैं। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल है, दो शेल हैं, तीन शेल। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में, वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, और दरमियान वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहे दरमियान वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनको मैं फिलहाल हाईलाइट कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, इन्हें नाम दिया जाता है, दे आर नेम्ड एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट उस पावर से नहीं कर पाता जिस पावर से वो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होते तो अट्रैक्ट करता। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी, और इनकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी ज्यादा होगा। इस शील्डिंग इफेक्ट, इस रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक साइज इन चीजों पर डिपेंड करता है, और इन तीन चीजों पर डिपेंड करने से जो ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है, ओवरऑल ट्रेंड जो यहां पर बन रहा है वो ये है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, जबकि इन ए पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। मेंशन कर लेते हैं कि कहां कहां बात हो रही है। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है।
सही होगा जी बात। तो ये है एटॉमिक रेडियस के हवाले से फैक्टर्स। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं, पर्टिकुलरली जब हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की गई है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात की गई है, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा रहे हैं आपके सामने। इस निशान को आपने माइंड में रखना है, ये सारे और उसके बाद ये दो। सही है जनाब। इस एरिया को मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो सारा एरिया है, यहां से लेकर दोबारा से एक लाइन लगा देते हैं, पक्का क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ये वाला जो सारा एरिया है, यानी कि पहले 20 एलिमेंट्स, इनके हवाले से आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पर पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां से कोई स्टैंडर्ड सवाल जो हमें पेपर में देखने को मिलते रहे हैं वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो कहता है कि इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक साइज जो है वो किसका है। तो आप कहेंगे कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, तो जो सबसे लेफ्ट पर होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, बोरॉन का एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का कंपैरिजन आ सकता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का कंपैरिजन आ सकता है, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गॉन का कंपैरिजन आ सकता है। कोई से भी 4 एलिमेंट देकर वो सवाल पूछ सकता है कि किस में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। तो इस तरह के सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और उनमें से कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी। अच्छा, आयोनिक रेडियस जो है वो आयन के रेडियस को आयोनिक रेडियस कहते हैं। आयोनिक रेडियस का जो जनरल ट्रेंड है, आयोनिक रेडियस का जनरल ट्रेंड वो आमतौर पे ना इस तरह नहीं आप डील कर सकते जिस तरह आप एटॉमिक रेडियस को करते हैं। आयोनिक रेडियस के अंदर जो ग्रुप वाला ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, ग्रुप वाला ट्रेंड सेम है। पहले तो ये बात कर लें, आयोनिक रेडियस का ग्रुप का ट्रेंड सेम है, यानी कि जिस तरह एटॉमिक रेडियस डाउन दी ग्रुप बढ़ता है, यानी कि लिथियम से सोडियम का ज्यादा है, फिर पोटाशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, इसी तरीके से आयोनिक रेडियस भी ग्रुप में इंक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है। पीरियड के अंदर अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन पीरियड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस। जब हम पीरियड की बात करेंगे तो फिर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस की बात करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस का मतलब है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर थोड़ी सी पेचीदगी आ जाती है आयोनिक रेडियस में। इस बात को समझने के लिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन से मेरी क्या मुराद है, मैं स्टैंडर्ड मान रहा हूं एक पर्टिकुलर पीरियड को और उसके मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने मिसाल ली है थर्ड पीरियड की, उसके एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, इनको मैं जो है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं और देख रहा हूं कि इनके आयोनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा, स्टार्ट ले लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18। आप जानते होंगे कि ये जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद होती है और एक न्यूट्रल एटम, अगर सोडियम न्यूट्रल है तो उसमें इस वक्त 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। सही हो गई थी बात, ये आपने याद रखना, ये जरूरी है कि आपको पता हो। अच्छा, अब ये भी देखें आपके सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन सेमी मेटल है, उसके बाद ये सारे नॉन मेटल है। आपको ये भी पता होगा डेफिनेटली कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये सोडियम अगर पाया जाए एज सोडियम +1, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस वक्त उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम अगर पाया जाएगा मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने सोडियम के पास थे। एल्यूमिनियम +3 का मतलब है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 13 में से 3, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने पहले दोनों के पास, यानी कि ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सिलिकॉन के पास +4 का मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से
इस वक्त उसके पास 14-4 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस है। पीरियड के अंदर आयोनिक रेडियस का ट्रेंड हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस का या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस का। 4 तक तो ये बात हो गई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, किसी भी पीरियड के जो पहले 4 एलिमेंट हैं, पीरियड के पहले 4 एलिमेंट अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ओनली देन, किसी और हालत में नहीं, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो फिर ट्रेंड ये है कि फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस एंड एनाइंस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस के लिए कैटाइंस का ट्रेंड फिलहाल मैं मेंशन कर रहा हूं, जो पीरियड में आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस पाए जा रहे हों उनका एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। सही है जी, लेफ्ट टू राइट उनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस का साइज डिक्रीज होता है। यानी कि यहाँ पर अगर सवाल आ जाए कि सबसे बड़ा साइज किसका है, तो आप कहेंगे सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। रीजन बड़ा ऑब्वियस है कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो 14 प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है और वो न्यूक्लियस के करीब ले आते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, साइज डिक्रीज हो जाता है। दिस वाज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस, बट व्हाट अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस? फॉस्फोरस नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, और यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आर्गॉन क्योंकि पहले ही स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अब आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस की तरफ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस इन ए पीरियड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस के लिए भी यही बात सही है। कौन सी बात? यानी कि उनका साइज लेफ्ट राइट कम होता है। इसकी क्या वजह है? फॉस्फोरस 15 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं और ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन उन्हें रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, 2 के लिए रिपल्शन है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, उसके लिए रिपल्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिपल्शन फॉस्फोरस के अंदर इन सब में, यहाँ पे ट्रेंड जो है ना ये देख लें इस तरह, फॉस्फोरस के लिए रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा है इन तीनों में, और सल्फर के लिए दूसरे नंबर पर और क्लोराइड के लिए तीसरे नंबर पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस के लिए लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। लेकिन याद रहे कि कैटाइंस का साइज जो है वो सिलिकॉन पर आकर सबसे कम हो गया, सिलिकॉन से फॉस्फोरस पर। फॉस्फोरस में 18 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कैटाइन से एनाइन की तरफ आप मूव करते हैं तो एक सडन जंप देखने को मिलता है, और उसी सडन जंप के हवाले से एक इंफॉर्मेशन जो है मैं एक ग्राफ की शक्ल में आपसे पूछ लेता हूं। ग्राफ अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आपको मिल जाए कि एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फॉर एग्जांपल, यहाँ इस तरह है, और ये वैल्यू जो है वो हमें नजर आती है कि जो वैल्यू है वो यहाँ से शुरू हुई, 11 पे इधर वैल्यू थी, फिर 12 पे इधर आ गई, फिर 13 पे इधर आ गई, फिर 14 पे इधर आ गई, 15 पे ऊपर चली गई और फिर 16 पे इस तरह आ गई। देखें फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ की फॉर्म है, और इस ग्राफ की फॉर्म में वो कहता है कि यहाँ y एक्सिस पर जो वैल्यू है ना वो क्या होगी। तो y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो ऑप्शन में दे देता है कि क्या यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है, या फिर यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर आयोनिक रेडियस है। तो हम कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो वैल्यू प्लॉट की गई होगी वाई एक्सिस पर वो होगी आयोनिक रेडियस। क्यों? क्योंकि आयोनिक रेडियस में वैल्यू कम होते होते मिनिमम वैल्यू पर पहुंचती है चौथे मेंबर पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस के लिए। उसके बाद जैसे ही एनाइन पे जाते हैं तो सडन जंप आता है, और इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल इससे मिलता जुलता पास पेपर में भी हमें सवाल मिलता है, ना सिर्फ एटॉमिक आयनिक रेडियस के हवाले से बल्कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से भी। ये तो हो गया जी आयोनिक रेडियस अगर हम बात कर रहे हों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस के लिए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बता दूं आपको, वो मैं यहां पर स्पेसिफिकली जो है मेंशन करना चाह रहा हूं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और एनाइंस नहीं हैं तो फिर जजमेंट ऑफ आयोनिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन number 1 number of shells, number 2 electron repulsion।
नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करती है। आपने अंदाजा लगाने के लिए कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है, आप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर और नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करेंगे, इन्हिसार करेंगे। अलबत्ता जो जनरल ट्रेंड है वो मैंने आपसे जिक्र कर लिया है, एटॉमिक रेडियस का भी, आयनिक रेडियस का भी। अब इस हवाले से कुछ एमसीक्यूज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं और ये सारे के सारे पास पेपर से डिराइव किए गए सवाल हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है। फॉर एग्जांपल एक सवाल था जिसमें हमें पूछा गया था कि which property remains same in a period। तो एक पीरियड में कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है। सवाल का ओरिजिन जो है वो हमें समझ आ गया है कि एक पीरियड का जो पीरियड का नंबर है वहां से सवाल पूछा गया है। हमें पता है कि अगर पीरियड का नंबर सेम हो तो फिर नंबर ऑफ शेल्स सेम हो जाते हैं। पहले पीरियड में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। एक और बात याद रहे कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की नहीं है जो लेफ्ट टू राइट पीरियड में सेम रहे। सिर्फ एक चीज सेम रहती है और वो है नंबर ऑफ शेल्स। तो ये सवाल हमारा आसानी सही हो सकता था। इसी तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक हमें मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस विच रिलेशन इज ट्रू। तो रेडियस की बेस पर कौन सा रिलेशन जो है वो सही लग रहा है। हमें पता है कि एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन एक ही पीरियड में है, आर्गॉन क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, फास्फोरस सिलिकॉन थर्ड पीरियड में है, लिथियम और बेरिलियम सेकंड पीरियड में है। तो अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेक करें तो लिथियम जो सोडियम नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6, यानी कि कार्बन पहले आता है पीरियड में, नाइट्रोजन बाद में, तो कार्बन का साइज बड़ा होना चाहिए। आर्गॉन 18, क्लोरीन 17, क्लोरीन पहले आती है, आर्गॉन बाद में, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। फास्फोरस 15, सिलिकॉन 14, फास्फोरस बाद में आता है पीरियोडिक टेबल में इन दिस पीरियड, तो सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा। बिल्कुल क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट साइज ने कम होना है। अलबत्ता लिथियम को देखें तो 3, बेरिलियम 4, यानी कि सेकंड पीरियड में लिथियम पहले आता है, बेरिलियम बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा बाद वाले एलिमेंट से। यानी कि ये जो डेल्टा ऑप्शन है ये ट्रेंड के हवाले से बिल्कुल सही बात शो कर रहा है। एक और क्वेश्चन था, ये थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है जी, और ग्राफिकल क्वेश्चन में इस तरह एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 11 to 16 शो किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी शो की हुई है इस तरफ, जिसका हमें पूछा गया है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि उसे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। और ये वैल्यू ना मुसलसल वो कहता है कम हो रही है, मुसलसल कम हो रही है वैल्यू। तो अब वो कहता है कि बताएं ये प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट मुसलसल कम हो रही है। याद रखना है आपने कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना वो पीरियड में बढ़ती है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि अभी हमने जिस टॉपिक तक पढ़ा है उसके हवाले से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है ना ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। तो अगर बाकी ऑप्शन फिलहाल हमने नहीं भी पढ़े तो हमें एटॉमिक रेडियस के हवाले से पक्की इंफॉर्मेशन है कि वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, तो हम उसे ही टिक करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। सही है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया वो ये था कि which of these has the lowest size या स्मॉलेस्ट साइज आप कर लें, किसका साइज सबसे कम है। तो ये मिसाल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन सब के सब एक ही पीरियड में हैं एंड दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम +2, फिर एल्यूमिनियम +3, फिर सिलिकॉन +4। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है, तो सबसे छोटा साइज फिर सिलिकॉन आयन का होगा। सही है जनाब। अच्छा, एक और सवाल देखने वाला है, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सवाल की स्टेटमेंट आप देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें इंटरेस्टिंग बात है क्या। वो कहता है कि आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस in a period due to। आयनिक रेडियस जो है वो पीरियड में कम हो रहा है, लेफ्ट राइट कम हो रहा है। ये देखें आयनिक रेडियस कम हो रहा है, तो आयनिक रेडियस कम होने के पीछे वजह क्या है। अच्छा, अब ये बात आप जरा गौर करें कि आयनिक रेडियस के लिए हमने जो ट्रेंड बताया वो ये बताया कि फॉर एग्जांपल सोडियम है उसका मैग्नीशियम से साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से साइज बड़ा है, फिर ब्रेक लग जाती है।
फिर फॉस्फाइड का साइज बहुत बड़ा है, फिर सल्फाइड का साइज बहुत बड़ा है, फिर क्लोराइड का साइज बड़ा है। यानी कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस के लिए डिक्रीज करता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइंस के लिए डिक्रीज करता है, लेकिन कैटाइन के मुकाबले में एनाइन का साइज बड़ा होता है, जैसा कि पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था। अब जो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दिया ना, वो लिखा आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस इन ए पीरियड। उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है कि आयोनिक रेडियस जो है वो पीरियड में कम ही होता है। तो अब हमारे जहन में क्या होता है कि पता नहीं, आयोनिक रेडियस हमने तो पढ़ा था कि उसका डबल ट्रेंड होता है, यानी कि वो कैटाइंस के लिए अलग उसका ट्रेंड है, यानी कि डिक्रीज तो करता है, लेकिन कैटाइंस और एनाइंस पे शिफ्ट करने पे एक सडन जंप आता है। तो यहाँ तो वो सवाल में ऐसी बात बता ही नहीं रहा, तो ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाता है एक्चुअल जब आप उन शूज में बैठे होते हैं, जब आप पेपर दे रहे होते हैं। इस वक्त तो आप रिलैक्स हैं, आपको एक टॉपिक है उसी पर बात हो रही है, लेकिन पेपर में ये बात कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा भी हो जाए कि एक सवाल की जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके माइंड में जो उसका डाटा है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो या मैच ना कर रही हो, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है लेकिन ये मैच नहीं कर रही, तो फिर भी आपने कूल एंड काम रहकर ये देखना है कि मैंने क्या बताया कि ये साइज कम क्यों हो रहा है। इसलिए कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है सिलिकॉन में वो 14 प्रोटॉन्स की है और सोडियम में 11 प्रोटॉन्स की है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपको साइज में डिक्रीज मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई जी। इसके साथ ही आज हमने आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस प्लस डीमार्केशन ऑफ एलिमेंट्स इन एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स वो देखा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।